नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज अभियान के बारे में, जन स्वराज पार्टी के बारे में। और अपने YouTube चैनल TV9 बिहार झारखंड पर हमारे साथ जुड़े हैं सच्चिदानंद राय, वो नामचीन नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सच्चिदानंद जी। वो नामचीन नेता जो कि MLC हैं। MLC ये निर्दलीय चुने गए थे, लेकिन आजकल इन्होंने प्रशांत किशोर का साथ देना स्वीकार किया है। जाहिर है हम तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते भी, इन्होंने बीजेपी और आरजेडी दोनों को हराया, लेकिन इन्होंने प्रशांत किशोर का ही दामन क्यों थामा? प्रशांत किशोर में आखिरकार इनको क्या नजर आता है कि इन्होंने ये समझा कि प्रशांत किशोर ही बिहार की भलाई कर सकते हैं? सच्चिदानंद जी। जी, मेरा परिचय लालू जी के साथ भी रहा, फिर नीतीश जी के साथ भी मैं 3 साल कदम से कदम मिलाकर चला, 2010 से 2013, और 13 से 2022 में जो तक मेरा टिकट नहीं काटा गया मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी था। दूसरी बार मैं चुनाव जीता हूं, इस बार निर्दलीय के रूप में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित था। लेकिन MLC बनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि बिहार में सत्ता के शीर्ष पे जो बैठा है वही बिहार को चलाता है, बाकी सब छोटे मोटे टुटपुंजिये पुजरे हैं। जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो मेज शब्द पाना, जब विपक्ष में होते हैं तो प्ले कार्ड लेके हाउस को डिस्टर्ब करना छोड़कर कोई काम यहाँ के विधायकों, विधान पार्षदों के जिम्मे रहता नहीं है। तो बहुत निराशा थी कि आखिर उम्र कटती जा रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिहार के लिए। मैं तो यही सपना लेकर यहाँ पे आया था। तभी प्रशांत जी ने घोषणा की। मैं 7 अप्रैल 22 को मेरा रिजल्ट हुआ था और 5 मई, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ था, 4 सप्ताह के बाद ही प्रशांत जी ने घोषणा की कि वो बिहार के लोगों को जिताने के लिए काम करने जा रहे हैं। मैं उनसे मिला, निश्चित रूप से दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो मैंने एक तरह से उनका पूरा इंटरव्यू लिया, मैं जानने की कोशिश की योजना क्या है। सब सुनने के बाद मुझे लगा कि सब सब हर जगह तो ठगे गए हैं, एक बार और ठगे जाएंगे तो कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन ये कुछ हटकर प्रयास कर रहे हैं, इसमें जुड़ना चाहिए। अब मैं जुड़ गया। ऐसा नहीं कि मुझे दूसरे दलों से प्रलोभन नहीं मिले हैं या न्योता नहीं मिलता है या अभी भी ऑफर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने एकदम दृढ़ संकल्प बना लिया कि नहीं, प्रशांत किशोर ने जो बिहार को जिताने के लिए एक संकल्प लिया है, आज इसके लिए स्वयं एक तपस्या कर रहे हैं। लगभग 15 महीना होने जा रहा है, पदयात्रा कर रहे हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सारी विपत्तियों को सहते हुए, और खर्च भी अपनी जेब से कर रहे हैं, किसी से कोई चंदा नहीं दे रहे हैं और लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि हर बिहारी जो अपने आप को सही समझता है, तो सही बिहारी को एक बार इस प्रयास में कंधा लगाना चाहिए, और निश्चित रूप से जो पहले से हो रहा था उससे बेहतर तो होगा ही। यही सोच के मैं जुड़ा हूं सर। ये प्रयास में आप जुड़े हैं, लेकिन प्रयास का दरअसल फल क्या होगा? क्योंकि पॉलिटिक्स का अभी आप हिस्सा बने नहीं हैं। आप यात्रा जरूर कर रहे हैं, आप गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं और जाहिर तौर पर बिहार के लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक पॉलिटिक्स में उतरेंगे नहीं, जब तक आप सक्रिय राजनीति में भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक आप बिहार में परिवर्तन कैसे लाएंगे? आखिरकार पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा होना एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब तक आप राजनीति में नहीं आते हैं, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में नहीं होता है, तब तक वहां की नीति, वहां के नियम, वहां का दशा, वहां का दिशा बदलने की ताकत आप में नहीं आती। तो ये जो सारी कवायद है, क्या माना जाए, उससे पहले की है? पंकज जी, आपने वो सारी बातें कह दी जिसको हम लोगों ने सोचा है, और हमने पाया कि बिहार एक बड़ा ही जटिल प्रदेश है। बिहार को बड़ी सिंप्लीफाई लोग कर देते हैं कि जातियों में बटा हुआ है, जाति के आधार पर वोट होता है। ऐसी बात नहीं है। बिहार ये वही धरती है जहां गौतम बुद्ध, महावीर, जैन और गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों ने जन्म लिया, चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे लोगों ने जहां जन्म लिया, और जहां हम लोग देखने को मिला मगध साम्राज्य की हम लोग ने पराकाष्ठा भी देखी है। और बिहार हमेशा से प्रतिभाशाली लोगों को आगे भेजता रहा है। पूरे देश में जाइएगा अगर, तो कम से कम 20% ऐसे जिले होंगे जहां का DM या SP बिहारी मूल का है। तो ऐसा नहीं कि बिहार कोई बहुत गरीब राज्य था या बिहार बेवकूफ राज्य था, लेकिन लगातार राजनीति के कमार खाने के बाद आज बिहार गरीब भी है, बिहार के बच्चे बेवकूफ भी गिने जाते हैं। तो
इसको समझना बहुत जरूरी था। तो पदयात्रा करना इसलिए आवश्यक था कि सेकेंडरी डेटा तो तरह तरह के अवेलेबल है, लेकिन प्राइमरी डेटा स्वयं के आंख से जाकर देखना आवश्यक था। तो प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा लेके 200 लोगों को जो गांव गांव घूम रहे हैं, तो वहां से हम प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट कर जानकारी भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो एक स्टीरियोटाइप हो गया था कि हाँ लोग जाति पे वोट देते हैं, मजहब पे वोट देते हैं, मुसलमान इसलिए आरजेडी को वोट देते हैं कि बीजेपी न जीत जाए, कुछ वर्ग के लोग बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं कि जंगल राज न चलाए। इन चीजों को स्टीरियोटाइप से बाहर निकलकर हमें समझना था। और जब बीच में गया तो हमने पाया कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो बिल्कुल स्टीरियोटाइप के बाहर है। वो तो मजबूर लोग हैं, वो तो मजलूम लोग हैं, लेकिन काई जमी हुई है, उनके पास विकल्प ही नहीं है। विकल्प एक सांपनाथ आते हैं, एक नागनाथ आते हैं, उनको ये चुनना है कि इस बार सांप से डसवाना है कि नाग से डसवाना है, क्योंकि जो भी जीत के जाता है करता वही है जो होता चला आ रहा है पहले से। बिहार की स्थिति दशा बदल नहीं रही है, तो एक विकल्प देना है। तो विकल्प देने के पहले में समझना है कि विकल्प का स्वरूप क्या होगा। तो जनसुराज ने जो, जैसे नाम से ही पता है, जनता का सुंदर सुंदर राज। हमारी कोशिश ये है कि हर गांव से, हर घर से जो भी सही लोग हों उनको राजनीति में लाया जाए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सांसद या विधायक बनेंगे। हम तो कहते हैं कि गांव का जो वार्ड पार्षद भी जो बनता है वो भी एक सही व्यक्ति हो, क्योंकि वार्ड होगा, मुखिया होगा, बीडीसी होगा, जिला पार्षद होगा, जिला परिषद के चेयरमैन होंगे, प्रमुख होंगे, तब विधायक और सांसद जब सारे लोग अच्छे होंगे, सारे लोग सही होंगे, सही सोच वाले होंगे, तभी एक जनता का सुंदर राज की स्थापना की जा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मंथन करना जरूरी है, मथ के निकालना है समाज में। समाज में से मत के सही लोगों को नहीं निकालेंगे, और उसके लिए प्रशांत जी जो तपस्या कर रहे हैं, तप है, मजाक नहीं है। पद यात्रा करना बिहार के सड़कों पर, और जाड़ा गर्मी बरसात सब झेलते हुए, गर्मी के दिन में जिस जिस पगोडे में रहते हैं वो एक तरह से फर्नेस बन जाता है, और जाड़े में कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, बरसात में यहाँ बाढ़ भी आता है। ऐसे जगह पर पदयात्रा करके बिहार को समझना जो प्रधान जी कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेरे जैसे जो भी, अगर मैं अपने आप को सही समझता हूं, सही सोच वाला मानता हूं, तो मुझे ऐसे अभियान से जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये अभियान सफल नहीं हुआ तो बिहार कभी गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाएगा, बिहार कभी अशिक्षा से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये हमेशा ही मजदूर सप्लाई करने का राज्य बना रहेगा। लेकिन एक बात सच्चिदानंद जी जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस लोकसभा चुनाव में आप लोग भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी साफ तौर पर आपके लिए कहती है कि जो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो क्या आप बीजेपी के समर्थन के लिए तीसरे दरवाजे से मैदान में उतरे हैं और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि यह बात सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कह रही है, नीतीश कुमार बार बार आपके लिए कह रहे हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये लोग क्या कहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि सूप हंसे तो हंसे चलनी ना हंसे। ये लोग क्या हंसेंगे जिनका खुद के चरित्र ठीक नहीं है, कभी पलट के यहाँ, कभी पलट के वहां, कभी पलट के वहां, कभी एकजुट हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, जिससे वो गाली बकते हैं। तो ये हमारे बारे में क्या करते हैं, उसको हम लोग थोड़ा जीरो तवज्जो देते हैं, कोई तवज्जो देते ही नहीं है। ठीक है, बीजेपी वाले समझे कि हम उनको नुकसान करने की राजनीति में आए हुए हैं, और कांग्रेस समझे कि हम उनको नुकसान की राजनीति में आए हुए हैं, लेकिन ये मानकर चले नुकसान तो दोनों का ही होगा। हम अगर एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करेंगे और हम जो वोट शेयर लेंगे, निश्चित रूप से पहले वोट तो किसी न किसी को जाता ही होगा, या तो कांग्रेस वाले गठबंधन को जाता होगा या भाजपा वाले गठबंधन को जाता होगा। उसमें से जब हम वोट लेंगे तो नुकसान तो हम दोनों को पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि हम लोग कोई राजनीति में यहाँ पर ये साबित करने नहीं आए हैं कि हम जीत सकते हैं या बहुत कर सकते हैं। हमें व्यवस्था बदलनी है, यहाँ की बिहार की व्यवस्था बदलनी है। इसलिए हमारा फोकस जो 2025 का विधानसभा है, जिसमें हमको बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनानी है। आपने प्रश्न किया कि लोकसभा में क्या करेंगे, तो अभी तो हमारा कोई दल बना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दल नहीं बना है तो हम चुनावी राजनीति से दूर हैं। अभी हमारे यहाँ जब 5 जिले की पद यात्रा हुई थी, तो उस 5 जिले में एक विधान परिषद पार्षद के मृत्यु के चलते उपचुनाव आया था, शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी का, सारण कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो वहां हमने कैंडिडेट को सपोर्ट किया, निर्दलीय थे वो, लेकिन हम लोगों ने सपोर्ट किया। जनसुराज के से जुड़े हुए लोगों ने उनके लिए काम किया, हमने उन्हें विजयी बनाया। तो ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के पहले हमारी पार्टी शायद बन भी जाए, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। पार्टी अगर नहीं भी बनी तो भी कुछ अच्छे लोग जहां पर एक विकल्प के रूप में चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और जनसुराज से समर्थन मांगेंगे, तो हो सकता है कि इक्का दुक्का 1, 2, 4, 5 पर हम लोग समर्थन भी करें। लेकिन हमारा नजरिया अभी दिल्ली जाकर बदलने का नहीं है,
क्योंकि पहले पटना को ठीक करें, बिहार को ठीक करें, तब दिल्ली में अपनी भागीदारी मांगेंगे तो ठीक रहेगा। यहां से होता क्या है, 39 सांसद जीत के गए पिछली बार एनडीए से। क्या किया उन्होंने? कभी बिहार की कोई बात हुई है? प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, कम काम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कभी बिहार के विकास के लिए कोई समीक्षा बैठक में बुलाई है आज तक? ऐसा कभी हुआ है क्या? और हमारे सांसदों ने कभी बिहार में जो तकलीफें हैं उसको सदन के पटल पर रखने का काम किया है? सब तो चमचागिरी में लगे हुए हैं। इसलिए वहां जाकर हम बहुत कुछ बदल पाएंगे, हमें शक है। लेकिन हाँ, जो भी 2 4 5 जाएंगे, बिहार की बात वहां रखेंगे। बिहार की बात वहां रखेंगे। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 4-5 सीट पर सिमट जाएंगे और अगर इससे ज्यादा लाए तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, और आप समझ लीजिएगा कि मेरी समझ सही नहीं रह गई है। खास तौर पर वो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं जो कि लगातार अलग अलग चुनाव के लिए रणनीतिकार रहे हैं, अपने दावों पर ज्यादातर समय खड़े उतरे हैं। ऐसे में ऐसा क्या दिखाई पड़ रहा है कि आपको लग रहा है कि नीतीश की राजनीति अब खत्म की ओर है, अब जेडीयू लोकसभा चुनाव तक की मेहमान है, उसके बाद जेडीयू खंडित हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी, उसके लोग इधर उधर भागने लगेंगे? देखिए, प्रशांत जी के बारे में जो लोग उनके आलोचक हैं वो भी एक बात तो स्वीकार करते हैं कि राजनीति की समझ उनकी पक्की है, दुरुस्त है। तो अगर प्रशांत जी ऐसी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने तरीके से उसको एनालाइज करा है, तभी कहा है। वरना इस तरह की बात वो ऐसे रिकॉर्ड में नहीं आते। जब रिकॉर्ड पर कोई बात रखते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे उनके पास में तर्क भी मौजूद होता है। वैसे मैं अपनी बात बता दूं, प्रशांत जी की बात तो मैं काट नहीं सकता, और समर्थन करने की भी कभी मेरा बूता नहीं है कि मैं कहूं कि मेरे पास इतना एनालिसिस है कि मैं कहूं कि ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कि कह रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं अपना बताता हूं, मैं तो पूरे बिहार में नहीं घुमा हूं, लेकिन जिस क्षेत्रों में मैं जाता हूं, सारण, चंपारण, वैशाली वगैरह, समस्तीपुर वगैरह क्षेत्र में मैं घुमा हूं, भाई साहब मुझे तो कोई तीर का समर्थक दिखाई नहीं दिया है। समर्थक तो उसका बचा नहीं। तो तीर छाप पर जहां जो खड़ा होंगे उनका तो नाव डूबना ही डूबना है। इसलिए वो तो 4-5 भी कह दे रहे हैं, मुझे तो खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कहूंगा 0 to 4। मुझसे पूछेगा कि कितना पाएंगे तो 0 to 4। अब वो भी कहीं पर अगर विपक्षी दलों ने कोई गलती कर दी तभी वो खाता खुल सकता, वरना खाता खुलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं तो क्या जातीय जनगणना और ये आरक्षण की कैपिंग को बढ़ाने के बाद भी ये तमाम चीज क्या जेडीयू के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के लिए जो लोगों में पसंद की भावना थी, जो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता थी, क्या वो आपको इतनी कम दिखाई पड़ने लगी है कि मुख्यमंत्री खाता भी नहीं खोल पाएंगे या मैक्सिमम 4 सीटों तक जा पाएंगे? देखिए, कई बातें आई हैं बीच में। एक तो मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आजकल व्यवहार करना शुरू किए हैं पिछले 2-3 वर्षों से, लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री जी को कुछ याद रहता है। अब मैं नहीं कहता कि उम्र का असर है, कि कुछ लोग कहते हैं कोई दवा दी जाती है, कोई कहते हैं कोई नशा दी जाती है। क्योंकि मैं नहीं जानता इसलिए मैं तो कोई कयास नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, जहां पर बड़े उनको शालीन और शांत तरीके से हम लोग देखते थे, वहां उग्र हो जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, उल जलूल बोलने लगते हैं। हमने एक बैठा हुआ था छपरा में, परसों बातचीत चल रही थी या कुछ, हमारे सामने ऐसा डेटा आया तो मुझे लगा कि शायद भगवान है तभी बिहार चल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो बिहार नहीं चला रहे हैं, कोई मंत्री बिहार नहीं चला रहा है, एक एक डिपार्टमेंट कमीशन खाने में लगा हुआ है, छोटा से छोटा कर्मचारी भी कमीशन बटोरने में लगा हुआ है। बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता का ये मान लेना कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, ये अगर नीतीश कुमार जी को ऐसा महसूस हो रहा होगा तो गलत बात है, मैं मानता। दूसरी बात, जातीय जनगणना और आरक्षण की बात आपने कही। जातीय जनगणना पर तो राहुल गांधी जी ने बड़ी बड़ी बातें कह दी थी कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। क्या हुआ? जो 2 राज्य उनके पास में थे वो भी चले गए, और तेलंगाना मिला इसलिए कि भाजपा ने वहां बड़ा अच्छा किया। भाजपा ने बहुत अच्छा किया तो तेलंगाना में उनका नतीजा उनके पक्ष में आ गया। भाजपा अगर वहां नहीं अच्छा करती तो भी उनका नहीं मिलना था। तो एक बात मान के चलिए कि बिहार की जनता ने भी जातीय जनगणना मांगा नहीं है। ये दोनों चाचा भतीजा सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा का एक चला दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के मन में न जातीय जनगणना है, न जनता के मन में आरक्षण है। जनता के मन में रोजी रोटी है, जनता के मन में अपने बच्चों का भविष्य है, जनता के मन में अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई है, युवाओं के लिए अच्छी कमाई है, बीमारों के लिए अच्छी दवाई है। उस विषय को छोड़कर अगर एक सोचेंगे कि बार बार काट की हांडी चढ़ाते रहे
तो मंडल 2.0 सफल नहीं होने वाला है। जनता ने साफ नकार दिया है। आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो इसका हश्र देख ही लिया। नहीं, पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते हैं कि 32% वोट तो सिर्फ मुसलमान और यादवों का है, और अगर उसमें 10% वोट भी ऐड हो जाएगा नीतीश कुमार और लेफ्ट पार्टी का, तो हम बीजेपी का खाता खुलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार यहां तक कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि वो 16 सीट से 1 सीट कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आखिरकार प्रशांत किशोर किस आधार पर कह रहे हैं? मुझे सिर्फ शक इसलिए हो रहा है क्योंकि अब प्रशांत किशोर एक पार्टी चला रहे हैं। पहले जब रणनीतिकार थे तो मैं मान सकता हूं कि वो स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से सही बातें किया करते थे। अब एक राजनीतिक के तौर पर तो बात नहीं कर रहे, इसलिए तो आप नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार बिल्कुल खत्म होने जा रहे हैं, नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वो अवसान की ओर हैं, अंतिम चरण की राजनीति में है, ऐसा आपको इसलिए दिखाई पड़ रहा है? देखिए सर, ऐसा है ना कि शेर बूढ़ा हो जाता तो घास चरना शुरू नहीं करता है। उसी तरह से प्रशांत जी ने भले ही वो काम करना बंद कर दिया, लेकिन उस विधा को भूल नहीं गए हैं। तो उस विधा के आधार पर ही वो एनालाइज करके, समीक्षा करके बात कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो साइलोज में वोट रखे हुए हैं ना, कि यादव का वोट इनका हो गया, मुसलमान का वोट इनका हो गया, अति पिछड़ा का वोट इनका हो गया, कुशवाहा का वोट इनका हो गया, माझी का वोट उनका हो गया। अगर ये सब हो रहा होता तो पिछली बार जो 39 सीट जीत के यहाँ से मोदी जी गए, उसके पहले 32 सीट 31 सीट जीत के जब मोदी जी गए, तो उनके जाति का वोट तो नहीं था। वो तो इन्हीं लोगों का, जिनका नाम हम ले रहे हैं, उन्हीं लोगों को वोट मिला होगा। हो सकता है कि मुसलमान को ज्यादा न मिला हो, लेकिन यादव का जरूर मिला होगा, तभी हुआ होगा। इसी तरह से ये मान लेते, मैं स्वयं बताता हूँ, मैं जो चुनाव लड़ता हूँ, जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं चुनाव लड़ता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी जाति का वोट 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अब मैं 56% पॉपुलर वोट पाकर विजयी हुआ हूँ। तो जाति का मिथक दिमाग से निकाल दें। लालू जी जब पीक पे आए थे, उस समय जाति एक सच्चाई थी, क्योंकि कुछ सामाजिक ऐसी कुरीतियां थी जिनको दूर करना आवश्यक था। लोगों ने भर भर उनको वोट दिया। आज लालू जी नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं फील्ड में तेजस्वी तो फील्ड में निकलते भी नहीं है, और नीतीश जी तो पता नहीं कब से निकलना बंद कर दिए। तो सेकेंडरी टर्सरी डेटा पर अगर फैसला करने लगे कि आज भी उनके साथ में यादव के युवा हैं, आज भी मुसलमान के युवा हैं, मुसलमानों को मिला क्या? उनको गिनती की क्या जरूरत थी? उन्हें तो उनकी संख्या का तो लोगों को पता था। या दलितों को गिनती की क्या जरूरत थी? उनकी संख्या का लोगों को पता था। तो क्या कारण है कि बिहार का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा दलित है, और दूसरा सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा मुसलमान है? उनकी तो संख्या भी पता थी, उनके लिए आप योजना ही बना सकते थे। तो ये जो अपने ही बैठ के थ्योरी बना लेते हैं और अपना ही पीठ थपथपा लेते हैं, ये तो जनता के बीच जाएंगे तब मालूम चलेगा ना। हम जनता के बीच है, प्रशांत जनता के बीच चल रहे हैं। हम देख कर प्राइमरी डेटा के आधार पर कह रहे हैं, हम आज बता के जा रहे हैं आपसे कि दर्जन सीट नहीं जीत पाएगा पूरी गठबंधन मिलके। दर्जन कुछ ज्यादा बोल गया हूं मैं, लेकिन दर्जन तक शायद चला जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपने घमंड हुआ और कुछ गलत कैंडिडेटों को लड़ा दिया तो होता है कि दर्जन का हो जाए, वरना इनकी विश्वसनीयता इतनी ही रह गई है कि खाता भी ना खुले। लेकिन ठीक है, कुछ सीटें ऐसी है, कुछ सीटों की बनावट ऐसी है कि उन सीटों को जीत भी सकते हैं। लेकिन तब भी मैंने, ऐसे तो 2 अंकों में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन दर्जन तक जा सकता है ये महागठबंधन। आप ये बताइए कि इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का फैसला है, उसको लेकर के अब महिला भी परेशान होने लगी है? आपके नेता इकलौते ऐसे नेता हैं जो शराबबंदी का खुल करके विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कि बिहार की जनता शराबबंदी को पसंद नहीं कर रही, बिहार की जनता परिवारवाद को पसंद नहीं कर रही, बिहार में इस तरह का बैड गवर्नेंस है, अपराध की समस्या है, इन तमाम वजहों से अब जाति पाति का दाव चलने वाला नहीं है, और ये जातीय जनगणना या जातीय सर्वे जिसको कहते हैं, ये किसी तरीके से सफल होने वाला नहीं है, इसका प्रभाव लोगों पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है? आप ऐसा मानते हैं? इन सबका मिला जुला कॉकटेल है ये। आपने जितनी बातें कही, ये सारी बातें जनता के जहन में है। और कारण ये है कि जब वो देखता है कि उसके बच्चे को स्कूल में पढ़ाई नहीं मिल रही है, जब देखता है कि उसका 16 साल का 18 साल का बच्चा मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहा है, जब वो देखता है कि उसका शादीशुदा बेटा अपनी पत्नी को घर छोड़कर और 11 साढ़े 11 महीने के लिए बाहर जा रहा है केवल छठ में या होली में
10 दिन 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए घर आ पा रहा है, तो वो तो अपनी चीजों से परेशान है। उसको विकल्प नहीं दिख रहा था कि आखिर से बाहर कैसे निकला जाए। जिसको भी वोट देते हैं मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही मिलते हैं, वोट कभी इसके लिए देते हैं, मुख्यमंत्री जी दूसरे पाले में चले जाते हैं और वही कंट्रोल करते हैं, वही तय करते हैं। मैं तो एक विधान पार्षद के रूप में देखा हूं, मैं तो विधायक के रूप में देखा हूं कि किसी विधायक के जिम्मे कोई काम नहीं होता। अगर विधायक भी चाहे कि हम भी अपना कमीशन वाला धंधा कर लें तो बड़े मजे से चला सकता है, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर काम करना चाहेगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। कोई मंत्री तक के हाथ में पावर नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने पूरी सत्ता का केंद्रीकरण अपने हाथ में कर लिया है। बिहार का 60% बजट सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और वहां पर इतना कमीशन खोरी है, वहां पर इतना लूट मचा हुआ है। बिहार की जनता बेवकूफ है क्या? बिहार की जनता इस बात को समझ नहीं रही है। जब तक उसको विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है तभी तक सांपनाथ को दे या नागनाथ को दे, जैसे उनको कोई दूसरा विकल्प मिलेगा एक बार वो जरूर विकल्प की तरफ जाएंगे, ऐसा हमें दिख रहा है। मैं आज बता दूं, हमारे जनसुराज की एक्सेप्टेंस रेटिंग जो हम लोग करते हैं, जो मैं खास करके अलग से करवाता हूं, प्रशांत जी भी करते होंगे, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने पाया है कि जहां जहां हमारी पदयात्रा पूरी हो गई है, संगठन बन गया है, वहां हमारा एक्सेप्टेंस रेटिंग 25% से ऊपर चल रहा है, कहीं कहीं 33-34% तक भी है। जहां हमारी पदयात्रा नहीं गई है, सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जिन्होंने प्रशांत जी की बातों को सुना है, उन जिलों में भी हमारी एक्सेप्टेंस रेटिंग 15% से ऊपर है। तो एक बार जब हम सारे जिलों में घूम लेंगे, संगठन बना लेंगे, और जिस तरह से एक एक व्यक्ति प्रशांत किशोर बन के फील्ड में काम कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता झाड़ू मार के साफ कर देंगी 1250 परिवार के लोगों को, जो घुमा फिरा के कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में रह के वही लोग बिहार पर राज करते आए हैं। 14 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1250 परिवार है जो बिहार पर राज करते आया है। हर घर से हमको नेता निकालना है, हर घर से एक सही आदमी को चुनकर किसी न किसी राजनीतिक जुबानी में उसको लगाना है, और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, करके दिखाएंगे। नहीं, पर ऐसा आपको क्यों दिखाई पड़ता है? मैं वही इसलिए पूछ रहा हूं कि ऐसा आपको क्यों दिखाई पड़ता है कि आरजेडी, जो कि मिनिमम मानती है कि 32% वोट उसका इंटैक्ट रहने वाला है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और साथ ही साथ जेडीयू मानती है कि जातीय जनगणना करके उसने इतना बड़ा दांव खेला है जिससे कि उसकी फिर से वापसी हो सकती है, फिर से जेडीयू कामयाब होगी, और इन दोनों घटक दलों का एक साथ होना एकदम फॉर्मिडेबल अलायंस माना जाता है। लोग तो जो रणनीतिकार हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं और साथ ही साथ सेफोलॉजिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि ये लोग तो हार ही नहीं सकते, इनको हराना बिहार में मुश्किल है। असली लड़ाई बिहार में होगी और बीजेपी मुंह की खाएगी। फिर आप क्यों कहते हैं कि 4 सीट पे रह जाएगी? फिर आप तेजस्वी यादव पे भी आक्रमण करते हैं कि 9वीं फेल को कैसे आप मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? आखिरकार आपको इनकी बुरी हालत के पीछे अगर मैं 3 बड़ा कारण पूछूं, क्या दिखाई पड़ता है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि ये दर्जन सीट भी नहीं पहुंच पाएंगे? एक बड़ा कारण बता दूं कि अभी तक बिहार में गणित के रूप में ज्यामिति चल रहा था। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी 2 भुजा को एक साथ कर दीजिए तो तीसरी भुजा से बढ़ जाती है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा जदयू बड़ी बड़ी भुजाओं के साथ जुड़ के हमेशा जो है सरकार बनाती रही है। अब वो खुल गया है प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान के आने के बाद, और एक नया विकल्प खड़ा होने के बाद अब त्रिभुज नहीं रहा, अब ये चतुर्भुज हो गया है। या त्रिभुज होगा तो उसमें से जो गायब होगा वो होगा जदयू। तो ये ज्यामिति का पहला कारण मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरा बता रहा हूं, अब जो बिहार कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है, कहीं भी देश के किसी भी कोने में दुर्घटना घटती है, तो जो है वो बिहार में, शव जो है बिहार में आ रहा है। में पहले था लेकिन उनके पास विकल्प नहीं। अब विकल्प दिख रहा है कि हम गारंटी के साथ बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं ना, मोदी की गारंटी। हम जनसुराज कि हमारी सरकार तो 1 साल के अंदर पलायन रोकेंगे और पलायन को रिवर्स भी करेंगे। ये संभव है, ईमानदारी से कोई लागू नहीं करता है, हम करेंगे। हम वो ईमानदारी वाले राजनीति जमीन पर लागू उतारेंगे। हम लोग विश्वास करने को तैयार है, क्योंकि आज तक ठगे जा रहे हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण तो स्वयं है, नीतीश जी कभी आ रहे हैं कि जा रहे हैं पता ही नहीं चलता है, और दोनों भाइयों में हमेशा एक दूसरे के ऊपर में जो है वो
दोनों भाई कहिए, चाचा भतीजा कहिए, एक दूसरे क्या के ऊपर जो है क्या आपको लगता है करते कि रहते हैं, कहीं वो कहीं जा तो नहीं रहे हैं। शराबबंदी की वजह से, क्या आपको लगता है शराबबंदी की वजह से महिलाओं में तो भाई इनका तीन आकर्षण कार कम हुआ कोई है? गठबंधन है, मैं, ट्रांसफर हो पाएगा? मैं क्यों कहता हूं कि तीर छाप का जो जी आप बोलिए बोलिए। निश्चित रूप से कम हुआ है। आज महिलाओं का वोट, अगर अगर हम लोकसभा की बात करूं, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो महिलाओं का आकर्षण मोदी की तरफ है, मगर महिलाओं का आकर्षण लालू और नीतीश के साथ क्यों होगा? और अगर विधानसभा की बात आएगी तो निश्चित रूप से उनका आकर्षण जनसुराज के साथ होगा। आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्या 30 वर्षों में जो महिलाओं का आकर्षण उनके साथ बना रहे? सबसे अधिक तो भोगती बेचारी महिलाएं हैं। पति बाहर मजदूरी कर रहा है या बेटा बाहर मजदूरी कर रहा होता है, बच्चा जो है बर्बाद में इलाज नहीं हो पाता, मर जाते हैं। ये सारी बातें बिहार की महिलाएं कार होने का अगर किसी के मन में ख्वाब है तो वो ख्वाब मिथ्या है, वो है नहीं। लोकसभा में निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी चलेगी, मेरा भी यही है, क्योंकि हम लोग अभी उतने चैलेंज कर सके। लेकिन विधानसभा आते आते हम किसी को टिकने नहीं देंगे। आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर सही समय पर चुनाव हुआ, 2025 के अक्टूबर में चुनाव होगा, तो इसको रिकॉर्डिंग को रख लीजिए, अब प्ले कीजिएगा। इसमें से 80% विधायक परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे राजनीति से। आज जो है 80% परमानेंट रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि क्वालिटी ही नहीं है। विधान ये दिखता है, जिसको देखिए वो किसी ना किसी परिवारवादी संस्था ने उसे वहां प्रमोट किया है। यही चल रहा है, जिसको जो मर्जी में आता है बोल के निकल जाता है, और बिहार की जनता ठगी जाती है। तो ये बदलना है, और ये बदलने का प्रयास शुरू हो चुका है। एक तपस्वी के रूप में प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं, और हम सब उनके साथ आज लाखों की संख्या में हम जुड़ चुके हैं। दिख नहीं रहा इसलिए कि हम रेडार के नीचे रहते हैं, हम रेडार में नहीं आना चाहते। पहले अच्छा, काई छुड़ा ले, ये पहले लोगों को आपने जगा ले, आपने लोग पलायन जान की जाए कि हाँ एक विकल्प तैयार हो गया है। आपने पलायन की बात की। क्या आप मानते हैं कि बालू और दारू अपराध की सबसे बड़ी वजहें हैं, और इस वजह से भी लोग परेशान हैं, इस वजह से भी लोग नीतीश और लालू प्रसाद को वोट करने के पक्षधर नहीं है? क्या आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि आपके नेता लगातार कहते हैं कि शराबबंदी हटा देना चाहिए। ये मिथ्या प्रचार है कि महात्मा गांधी की बातों को ये लोग मान रहे हैं। महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा है कि शराब पर बैन आप कानून बना करके लगाइए। ये गलत प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये झूठ है। बिहार में शराबबंदी एक शब्द है, शराबबंदी सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है। पहले दुकानों में शराब मिलता था, आज बैग में भर के घरों में पहुंचाया जा रहा है। ये अलग बात है कि पहले सरकार को एक्साइज ड्यूटी मिलती थी, आजकल वो एक्साइज ड्यूटी मिलती नहीं। ये जो धीरज साहू के यहाँ से जो सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, ये बिहारियों के पैसे हैं, बिहारियों के पैसे हैं। वो बिहार में सप्लाई करते थे, उनका पूरा नेक्सस बना हुआ था यहाँ पर। अब ठीक से जांच की जाएगी, और एनआईए बढ़िया से जांच करे तो पूरी कहानी खुल के आ जाएगी कि पैसा कहाँ का है। बिहार के गरीबों का है। वो दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को सोचते हैं कि थोड़ा फुर्ती कर लें, और उसी से उनको नींद आती थी। आपने क्या किया, अपने अच्छे शराब का रास्ता बंद कर दिया और खराब शराब का रास्ता खोल कर रख दिया। तो अपराधी भी बने, और जो बेचारे गरीब थे वो ज्यादा पैसा देकर जहर भी खरीद कर बने। यहां तो एक तरह से आतंकवाद का दोष लगना चाहिए नीतीश कुमार के ऊपर में। उन्होंने बिहारियों को मरने के लिए शराबबंदी किया है। इससे तो बेहतर होता गोली मार देते लोगों को। आज जो देखिएगा मैंने हर जगह हम लोग शादी वादी में जाते हैं, जब बारात में जाते हैं, तो एक मुंह नहीं होता जिसमें से बात नहीं आ रही है। क्या सरकार को पता नहीं है? क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है? क्या उनकी पत्नियों को पता नहीं है कि मेरा पति आज गलत शराब पीकर मुंह महका रहा है? ये सब बातें क्यों कहने से आदत छुड़ा देंगे कानून बनाकर किसी का? दुनिया में कहीं हुआ है क्या जो बिहार में हो जाएगा? एक अहमक आदमी जो है चला रहा है बिहार को, बिहारी उसे त्रस्त है, उस अहमक को उखाड़ के फेंकेंगे। आज जो दूसरे प्रिटेंडर है ना, जो राज बन के घूम रहे हैं, 9वीं जब पढ़ने का टाइम था तो पढ़े नहीं थी। गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, मेरी समझ में आता है, लेकिन जिसके पिता माता मुख्यमंत्री रहे हो और डीपीएस में भर्ती करा के पढ़ाने का काम किया हो, वो 9वीं कक्षा पास न करे तो वो कैसे योग्य कहा जा सकता है बिहार जैसे राज्य पर राज करने का? यही वही राज्य है जहां पर कभी चाणक्य नीति निर्धारण करते थे। आज हम एक 9वीं क्लास फेल से नीति निर्धारण करने की अपेक्षा रखेंगे? तो निश्चित रूप से आप ये समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है। ये मैं जनता का प्रतिनिधि बन के आपके बीच में बात रख रहा हूं। ये जन जन के जबान पर है कि आखिर बिहार को हो क्या गया है
या तो कोई अहमक चलाएगा या कोई अयोग्य चलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। योग्य लोग आएंगे, सही लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे। जैसा मैंने कहा, हमारी गारंटी होगी कि अगर हमारी सरकार बनी 25 में, 1 वर्ष के अंदर न सिर्फ प्लान रुकेगा, जो 12-15 हजार 18 हजार रुपए के लिए जो बिहार के बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं वो वापस भी आएंगे। मेरा अंतिम सवाल है सच्चिदानंद जी, क्या आप पार्टी के रूप में लोकसभा चुनाव में किसी का समर्थन करेंगे या फिर विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से समर्थन कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं? किस तरह का स्वरूप होगा आपकी पार्टी का आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में? जितनी बार मेरी चर्चा इस विषय पर प्रशांत जी से हुई है या मैंने भी जो समझने का कोशिश किया है, तो हमने यही पाया कि एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको हम समर्थन दे सके, जो हमारा समर्थन लेने के योग्य हो। तो वो तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम किसी पार्टी को समर्थन देंगे। हाँ, कोई योग्य व्यक्ति अगर लड़ रहा होगा, निर्दलीय ही क्यों ना हो, तो हम उसको समर्थन देकर जिताने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा होगा, सही व्यक्ति होगा। अभी हमारी पार्टी बनी नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि हम लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी बनाना चाहते भी है या बनाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य विधानसभा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 2-4-5 ऐसे लोग, योग्य लोग हो सकते हैं जिनको जनसुराज की तरफ से समर्थन देकर हम लोग विजयी बनाने का प्रयास करें, ताकि जनसुराज बिहार की बातें भी पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए 2-4 हमारे नुमाइंदे वहां पे हो। ये होगा। लेकिन समर्थन देना या समर्थन लेना, ये दोनों अगर कोई सोच रहा है तो बहुत कम आंक रहा है हम लोगों को। इतना छोटा सपना देखकर हम नहीं उतरे इस पे। हम अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार देखना चाहते हैं, एक ऐसा बिहार देखना चाहते हैं जहां के लोगों को तो बाहर काम करने जाना ही ना पड़े, बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर मजदूरी करने बाहर न जाना पड़े, बल्कि दूसरे राज्यों के लोग रोजगार आके बिहार में खोजे। वैसा राज्य अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं और ये सपना लेकर उतरे हैं। ये लेकर नहीं उतरे कि किसी से 5 सीट, 10 सीट, 20 सीट का गठबंधन करके हम भी विधायक, सांसद या विधान पार्षद बन जाए। आज हमारे पास 2 पार्टियों से हमारे पास में संसद टिकट का ऑफर पड़ा हुआ है। मैंने लात मार दिया है। अब मैं ऐसा कहना नहीं हूं, प्रशांत जी आज कहीं बनना चाहे तो उप मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री का भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन लात मार के बैठे हुए हैं। ये मत समझिए कि हम लोग विकल्प के अभाव में प्रयास कर रहे हैं, हम विकल्प बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जाहिर तौर पर आपकी जो परख है उसकी कसौटी पर निश्चित तौर पर आप परखे जाएंगे, क्योंकि आपने हमारे इंटरव्यू में भी कहा है कि महागठबंधन 1 दर्जन का आंकड़ा तक नहीं छू पाएगा। तो जाहिर तौर पर जनता देखेगी और परखेगी कि आपकी जमीनी हक, आपकी जो जमीन को लेकर के, बिहार की सरजमी को लेकर जो सोच है वो कितना सही और पुख्ता है। और जाहिर तौर पर अगर आपकी सोच सही और पुख्ता होगी तो निश्चित तौर पर आप बिहार की भलाई भी करेंगे और ऐसा अवसर आपको जनता भी देगी। बहरहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। धन्यवाद, नमस्कार।